मेरा आज ये सौभाग्य है कि लंबे अंतराल के बाद मुझे जहानाबाद आने का सौभाग्य मिला है। मेरा जहानाबाद से बड़ा पुराना संबंध है। मैं जब बचपन के दिनों में मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा यहां डॉक्टर हुआ करते थे और मुझे उनके साथ यहां जहानाबाद में कई बार आने का सौभाग्य मिला और आज फिर मुझे उसी पावन धरती पर बाबा सिद्धेश्वर बाबा के इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, कल 6 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध और एनडीए की सरकार स्पष्ट बनती हुई आगे बढ़ रही है और ये 7वें दौर के चुनाव में जहानाबाद भी शामिल होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को आशीर्वाद देंगे और एनडीए इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाएगा। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये सिर्फ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लोकसभा में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जहानाबाद का भी संकल्प है, इसको पूरा करने का चुनाव है। मित्रों, एक सरकार होती है जिसे हम कहते हैं मजबूत सरकार और एक सरकार होती है जिसे हम कहते हैं कमजोर और मजबूर सरकार। 2014 के पहले आपने मजबूर सरकार, आपने कमजोर सरकार, आपने अपंग सरकार देखी है। मजबूत और मजबूर सरकार में अंतर क्या होता है? मजबूर सरकार जब आतंकवादी इस देश में आतंक फैलाते हैं तो वह मजबूर सरकार पाकिस्तान को उनका डोजियर भेजती है, डोजियर। और मजबूत सरकार वो होती है जो मोदी जी के नेतृत्व में होती है। अगर उरी की घटना घटती है, अगर पुलवामा की घटना घटती है तो हमारे जवान पाकिस्तान में घुस करके जवाब देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं। ये फर्क है मजबूर सरकार और मजबूत सरकार में। मजबूर सरकार क्या होती है, कमजोर सरकार क्या होती है? जो कश्मीर में अलगाववादियों के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानी खिला करके वार्ता करते हैं, बुला करके उनसे समझौता करते हैं। और मजबूत सरकार वो होती है जो मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर देती है और एक साथ एक संविधान में मिला देती है। कल आपने सुना कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यह संभव इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने कश्मीर को मुख्य धारा में ला दिया है। जिन लोगों को एक तरीके से बंधक बना रखा था कुछ परिवारों का, जिन लोगों ने वोटर को मजबूर कर रखा था, उनको आजाद करने का काम और मुख्य धारा में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आज कश्मीर उन्मुक्त होकर के इस प्रजातंत्र के त्योहार में पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी जब कर रहा है और रिकॉर्ड मार्जिन से वहां वोट डल रहे हैं। ये फर्क होता है।
मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, 10 साल में राजनीति में क्या अंतर आया। 10 साल पहले राजनीति क्या होती थी? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इलाके की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, वोट बैंक तुष्टीकरण करो, किसी एक धर्म को खास तवज्जो दो और उनके वोट बैंक को लेकर राज करो, यानी फूट डालो और राज करो। ये 2014 के पहले चलता था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया, राजनीति के सोच का तरीका बदल गया और एक ही बात लेकर के मोदी जी चले, विकासवाद, 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 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आज इसके कारण रिपोर्ट कार्ड की राजनीति ने जन्म लिया, विश्वसनीयता की राजनीति ने जन्म लिया, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति ने जन्म लिया और मोदी जी ने भारत की जनता को सिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का मतलब है जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से परिवर्तन लाने का काम किया है। और इसीलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज राजनीति बदल गई है। मैं यहां आपसे यह भी चर्चा करना चाहूंगा, बहुत लोग जानते भी हैं इस बात को। हमने कोरोना की मार देखी, हमने यूक्रेन का युद्ध की मार भी देखी। अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई, यूरोप की अर्थनीति पिछड़ने लगी, चीन की अर्थनीति पिछड़ गई, जापान की अर्थनीति डगमगा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ी थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर खड़ी है, 5वें नंबर पर खड़ी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा है। जिस ब्रिटेन ने, जिन अंग्रेजों ने भारत को 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और समय दूर नहीं है, आप चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को चुनाव जिता के भेजिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 3 साल के अंदर तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना है। हम दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। हमारा व्यापार, हमारा एक्सपोर्ट 126% बढ़ गया है। केमिकल्स में हम आगे बढ़ गए, हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। स्टील, इस्पात, हम सिर्फ भारत की खपत को नहीं पूरा कर रहे, हम दुनिया की खपत को पूरा कर रहे हैं। और भारत इस्पात बनाने में दूसरा नंबर का देश बन गया, दुनिया में दूसरा नंबर का देश बन गया। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल निकाल के देखना, उस पे लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल मैन्युफैक्चर आज इंडिया कर रहा है। दुनिया का दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर भारत हो गया। यह बदलता भारत है। और मैं विकास की कहानी कहूं तो इसी 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, बताइए, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? महिलाओं को ताकत दी कि नहीं दी? गरीबों को ताकत दी कि नहीं दी? उनका सशक्तिकरण किया कि नहीं किया?
आज आपको जानकर खुशी होगी कि 80 करोड़ की जनता, 80 करोड़ की जनता, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल ये मुफ्त में दिया जा रहा है और 1 किलो दाल। और बिहार की संख्या कितनी है? 8 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ 70 लाख लोगों को मोदी जी की तरफ से हर महीने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी जा रही है। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क यह पड़ा है कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और नीति आयोग ये बताता है कि भारत की गरीबी, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। ये आज भारत की स्थिति है, 25 करोड़ लोग। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मोदी जी की तरफ से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? सीधा खाते में जाता है 11 करोड़ 78 लाख किसानों को। और बिहार में 80 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2000 रुपए जा रहा है। यानी मोदी जी ने किसानों की तस्वीर बदलने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। चंदेश्वर जी भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, सम्राट जी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, इनके पिताजी भी सार्वजनिक जीवन में थे। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। हमारे को उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिला करते थे, 2 मकान, साल भर में 2 मकान। ये इंदिरा आवास योजना यूपीए की सरकार की देन थी। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। और आपको जानकर के खुशी होगी, 1 करोड़ 80 लाख घर बिहार में बने हैं। 1 करोड़ 80 लाख घर। एक एक पंचायत में 50-50 मकान बने हैं, एक एक पंचायत में। मैं आंकड़े लेकर के आया हूं। 4 करोड़ में 1 करोड़ 80 लाख, क्षमा करिएगा 40 लाख, क्षमा करिए 40 लाख मकान बने हैं हमारे बिहार में। 40 लाख। और कैसे घर बने हैं? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, शौचालय और कोर्टयार्ड। और आने वाले समय में याद रखना, अब गैस में सिलेंडर नहीं, अब गैस आपके यहां सस्ती गैस पाइप से पहुंचाई जाएगी और सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको बता देना चाहता हूं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, चंदेश्वर जी को भेजेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि एक नई योजना आ रही है। उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सरकारी खर्च से सौर ऊर्जा लगेगी और वो सौर ऊर्जा आपके घर को बिजली देगी। और जो बिजली आपके खर्च से बच जाएगी वो ग्रिड में जाएगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये नया तरीके से लेकर के देश आगे बढ़ने वाला है। ये आज फर्क आ गया। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कैसे देश बदला है और कैसे परिस्थितियां बदली हैं। ये यहां बैठे लोग, हमारे पूर्व विधायक, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान विधायक, हमारे विधानसभा के परिषद के सदस्य, इनसे पूछो ये 10 साल पहले
एप्लीकेशन लिखते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसका वेल्व बदलना है, उसका बाईपास होना है, वो गरीब आदमी है, उसका मकान बिक जाएगा, उसकी खेत बिक जाएंगे, इलाज में कृपया उसको कुछ अनुदान देने की अनुशंसा करिए। ये एप्लीकेशन लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदल दी, गरीबों की तस्वीर बदल दी। आज भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था जब मोदी जी ने बड़ा सोच करके आयुष्मान भारत शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम। 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोग की जब मैं बात करता हूं तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बिहार के हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोग। और कौन है ये? गरीब लोग हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, बाल काटने वाला सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनके परिवार को 5 लाख रुपए की नगद व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की। ये बदलता भारत है। और अभी तक गरीब लोगों का इलाज में 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गरीब लोगों के इलाज में 365 करोड़। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में जिस बहन की उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, जिस व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाएगी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो और किसी भी आमदनी का हो, किसी भी आमदनी का, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से उसको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाएगा और हर साल 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी ताकि उसका इलाज हो सके। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद किसी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, किसी का नहीं करते। और मोदी जी ने कहा है इस देश का कोई भी 70 साल से उम्र का ज्यादा होगा, उसको 5 लाख हर साल उसकी व्यवस्था की जाएगी उसकी गंभीर बीमारी से इलाज के लिए। ये बदलती तस्वीर है, ये बदलते काम है हमारे। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, बिहार को कई बार चर्चा होती है कि बिहार को स्पेशल पैकेज हो। मैं बताना चाहता हूं आरजेडी के लोगों को कि मोदी जी ने बिहार का ग्रांट इन एड 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया ग्रांट इन एड। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बिहार को ग्रांट इन एड में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस बोधगया में खुल गया। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रेजिडेंशियल कैंपस पटना में खुल गया। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। आज बिहार में अकेले 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन गई है। 3500 किलोमीटर। बताइए नेशनल हाईवे बिहार में बनी कि नहीं बनी? बताइए गंगा पर पुल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्रामीण सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? मित्रों, इस तरीके से विकास के लिए और बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हो रहा है नए ब्रिज बनने में, महासेतु के 6 लेन बनने में, इस पर खर्च हो रहा है। रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है बिहार का, 9 गुना। और अमृत स्टेशन जो बन रहे हैं, 99 स्टेशन बिहार के
अमृत स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें से 33 स्टेशनों का शिलान्यास हो गया है और 894 करोड़ रुपए यानी 900 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहा है। मित्रों, आने वाले समय में आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे काम हो रहा है। जहानाबाद में नवोदय विद्यालय खुल करके मखदुमपुर में तैयार हो गया। जहानाबाद में ही केंद्रीय विद्यालय इनवा में वो भी खुल गया और नेशनल हाईवे 110 वो भी जहानाबाद पहुंची है और फैब्रिकेटेड 50 बिस्तरों का नया अस्पताल भी वो भी बन करके तैयार हो गया और दरधा में ब्रिज बन करके तैयार हो रहा है। इस तरीके से यहां के भी इलाके का विकास हो रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं मित्रों कि विकास की नई कहानी बिहार लिख रहा है, विकास की नई कहानी मोदी जी के नेतृत्व में देश लिख रहा है और जहानाबाद भी विकास के साथ अपने आप को जोड़ रहा है और इसी विकास के क्रम को चंदेश्वर जी ने आगे बढ़ाना है। इसलिए आपका समर्थन उनको मिलना चाहिए, आपको उनका समर्थन मिलना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं मित्रों, मेरा बिहार से बड़ा पुराना संबंध रहा है। यहां पर जिस सरकार ने आपको 15 साल राज किया, आरजेडी की सरकार, यह सरकार क्या थी? यह सरकार राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, आर फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल, ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल पार्टी है। ये लालटेन युग में ले जाना चाहती है। मोदी जी एलईडी युग में ले आए, मोदी जी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ले आए, देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले लोग हैं। लालटेन युग, ये जंगल राज के लोग हैं। आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मेरा बचपन यहां गुजरा है। मैंने लालू को देखा है छात्र नेता के रूप में, मैंने देखा है उसको किस तरीके से वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा करता था। मैंने देखा है उसको भाई भतीजावाद, जातिवाद, इसके खिलाफ लड़ते देखा। ये मीसा जो बेटी है, ये मीसा नाम कैसे पड़ा आपको शायद पता ना होगा। उस समय लालू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में भर्ती थे। जब मीसा पैदा हुई तो मीसा नाम रखा गया, लेकिन गंगा से इतना पानी बह गया, इतना पानी बह गया कि यही लालू जी आज भाई भतीजा तो छोड़ो, परिवारवाद में फंस गए। वही भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चलाने वाले आज वही लालू आज भ्रष्टाचार से आकंठ डूब गए। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, नौकरियों के नाम पर जमीन खा गए, ऐसे घोटाले किए। और सबसे बड़ी बात आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं, बिहार ने जंगल राज देखा। आप भूल गए होंगे जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हां। ये सच था कि नहीं था? बोलो किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारनामे में, इसको क्या पता, ये क्या जाने कि क्या बिहार को दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ रही है। आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं। इसी बिहार में 2003 में एक रैली हुई थी आरजेडी की तरफ से, लाठी रैली, लठिया रैली, याद है? लठिया भांज तेल पिलावन लठिया भाजम, तेल पिलावन लठिया भाजन, ये रैली हुई थी गांधी मैदान में। लाठी क्यों लेके आए थे?
बिहार के लोगों को डराने के लिए लेके आए थे कि तुम सब अपने घरों में रहो। ये जंगल राज देखा बिहार ने। शिक्षा का वो हाल हुआ, लोग बिहार छोड़ के दिल्ली पढ़ने चले गए। कॉलेज मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूं भाई, इसी पटना कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं, यहीं का ऑनर्स किया मैंने। उस समय दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेसर यहां हुआ करते थे। शिक्षा का बुरा हाल कर दिया, पलायन कर गए लोग। फिर से वैसा राज लाना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, वैसा राज लाना चाहते हो क्या? वैसा राज चाहिए क्या? ये लोग ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज लालू और कांग्रेस, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या दिन देखे, दादी भी रोती होगी ऊपर बैठे है। लालू मटन खिलाना सिखा, मटन बनाना सिखा रहा है। क्या दिन आ गए राहुल को, कैसी गलबाइयां हो रही हैं, कैसे कैसे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या जिंदगी आ गई। ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसी स्वार्थी पार्टियां, इनका कोई मजहब नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी गठबंधन एक ही कारण से है, ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हैं। और ये सब भ्रष्टाचारी लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। मोदी जी ने कह दिया है लाल किले के प्राचीर से, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये सबमरीन पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला कांग्रेस ने छोड़ा था? बोलो, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेल गए थे कि नहीं गए थे? बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी के जगह पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, ये बिहार में राज करेंगी क्या? करने दोगे क्या? आने दोगे इन लोगों को? ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार, आप देखो ये ममता, इसके टीचर भर्ती घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इनके मंत्री के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? ये झारखंड में कांग्रेस का मंत्री 18 नोट गिनने वाली मशीन लगी, 18 3 दिन नोट गिने गए, 365 करोड़ रुपए निकले। एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकले। वारे वाह मंत्री, वारे वाह तेरा पीए, और वारे वाह तेरा पीए का नौकर, 29 करोड़। ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? के कविता ने किया कि नहीं किया? ये सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सब नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये सब भ्रष्टाचारी लोग, सब परिवारवादी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। और जैसा सम्राट चौधरी ने कहा, अब ये पिछड़ों का, आदिवासियों का और हमारे दलित भाइयों का आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। और उनके आरक्षण को लेकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए मिलेगा। लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से
आपके आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, बोलो डालने दोगे क्या? डालने दोगे क्या? मित्रों, आप ये ध्यान में रखो, जब तक मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, जब तक एनडीए है, किसी को भी आरक्षण पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा और आरक्षण हमेशा रहेगा, उसको कभी समाप्त नहीं होने देंगे। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सच्चाई को पहचानिए, गांव-गांव जाइए, सबको बताइए। आज जहानाबाद मुख्य धारा में आ गया है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है, इसलिए चंदेश्वर चंद्रवंशी को भेजना है और दिल्ली पहुंचाना है। इसके लिए आप काम करेंगे। बोलिए, आप चुनाव जिताएंगे ना? तीर पर बटन दबाएंगे ना? तीर पर बटन दबाएंगे ना? बताएं, बटन दबाएंगे ना? फिर एक बार, जरा उधर से भी आवाज आ जाए। फिर एक बार, अब की बार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।